जय हिंद मित्रों, कबीर इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की डेली करंट अफेयर में हम आजकल की ताजा तरीन घटनाओं से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे किस प्रकार से पढ़ा जाए कि जो समाचार होते हैं आजकल के वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सके और इस प्रकार से पढ़ा जाए, क्योंकि आप घटनाएं तो बहुत घटती है लेकिन आप सबको पढ़ेंगे, सबको इम्पोर्टेंट नहीं बताया जा सकता है। लेकिन कुछ घटनाएं, चुनिंदा घटनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी परीक्षा में आता ही आता है वहां से प्रश्न। तो उन्हीं घटनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और किस प्रकार से प्रश्न बनने की संभावना है। एक प्रश्न के माध्यम से हम 7-8 प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और कुछ स्टैटिक जीके जिसे कहते हैं प्रश्न के साथ हम उससे रिलेट कर से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रिलेट करके आपको बताएंगे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको कम से कम 50 क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे। तो देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित एवं पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। अभी हाल ही में आप लोग चर्चा में देख ही रहे हो, कॉकरोच पार्टी ने पूरे भारत भर में पेपर लीक के मामले में और शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए एक मुहिम चलाया। भूख हड़ताल से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट पर एक मुहिम चलाई और उनकी मुहिम कामयाब हुई। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही पड़ा, चाहे जो कारण बताया जा रहा हो, स्वच्छता से, देश हित में, विद्यार्थी हित में, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ा। विद्यार्थियों की जीत हुई। तो इसमें कई बार दूसरा एंगल भी आ जाता है मित्रों, क्योंकि यह करंट का विषय है, थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है, हम आपसे बात कर सकते हैं। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मैटर पर कि जो समिति बनाई गई है, जो संसद में कानून बनाया जा रहा है, क्या उससे यह परीक्षा प्रणाली सुधर सकती है? अगर आप लोगों को लगता है सुधर सकती है तो आप लोग कमेंट में अपना भी तरीका बता सकते हैं कि किस किस प्रकार से, क्योंकि जब आप मेंस में जाते हैं तो यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है, हर विद्यार्थी का मुद्दा है। तो अब की बार प्री से लेकर मेंस में, यूपी पीसीएस में 100% इससे क्वेश्चन आने हैं, किसी प्रकार से आए, किसी तरह संविधान के माध्यम से आए या करंट के माध्यम से आए या पब्लिक अफेयर के माध्यम से आए, जो चारों पेपर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसको जोड़ दिया जाएगा और प्री और मेंस में और इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों का मामला है। तो किसकी अध्यक्षता में परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नंदन नीलेकणी और बी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन और सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ और डी ऑप्शन हो जाएगा तपन डेका। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंदन नीलेकणी। क्या हो जाएगा मित्रों? नंदन नीलेकणी। यह वेरी इंपॉर्टेंट नाम है मित्रों। यह जो नंदन नीलेकणी जी हैं, इन्हें आधार कार्ड का जनक कहा जाता है। किनको? नंदन नीलेकणी जी को क्या कहा जाता है? आधार कार्ड का जनक। और ये इन्फोसिस के को फाउंडर भी रह चुके हैं। कौन? नंदन नीलेकणी जी। इसलिए यह वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास के भी दृष्टि से नंदन नीलेकणी की जो देश के प्रति उन्होंने कार्य किया है उसके दृष्टिकोण से भी और आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2009 में UIDA यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया था 2009 में। 2009 में UIDA के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? नंदन नीलेकणी को। यह वेरी इंपॉर्टेंट। इनको इन्फोसिस का को फाउंडर भी कहा जाता है। आधार के जनक किसे कहा जाता है? नंदन नीलेकणी के। और इस समय जो समिति बनाई गई है नंदन नीलेकणी के माध्यम से, उससे पहले भी 2024 में एक समिति बनाई गई थी NTA परीक्षा प्रणाली के लिए 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट है यह डेट 2024 को। NTA परीक्षा प्रणाली को सही करने के लिए और जो यह सारी खामियां हैं उनको दूर करने के लिए उसकी एक समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर के राधाकृष्णन को। डॉक्टर के राधाकृष्णन को, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन है? के राधाकृष्णन
इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है मित्रों। और इसमें अब पूछा जा रहा है एक कितनी सदस्यीय समिति थी, तो 7। इस समिति में कितने सदस्य थे? 7, जो एनटीए के द्वारा 2024 में परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। 2024 में उसके कुल 7 सदस्य थे। इस समय जो नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? 6। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके कुल कितने सदस्य हैं? उनका नाम नंदन नीलेकणी एक हो ही जाएगा मित्रों। दूसरा नाम है अमित लाल मीणा। क्या नाम है? अमित लाल मीणा। यस सोमनाथ, तपन डेका और बी कामकोटी और अनीता करवाल। 6 नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप तपन डेका यहाँ दिया है गया है मित्रों, यस सोमनाथ का भी दिया गया है, तो 3 नाम हो गए। और 3 नाम और हमको लिखना है मित्रों। तपन डेका भी दिया हुआ है, तो अनीता करवाल। अनीता करवाल। चौथा नाम हो जाएगा बी कामकोटी। बी कामकोटी दूसरा नाम हो जाएगा। और अमृत लाल मीणा। अमृत लाल मीणा 3 नाम यह है। तो इन 6 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें इनको क्या करना है मित्रों कि जल्दी से जो परीक्षा प्रणाली इसको किस तरह पारदर्शी बनाया जाए, सुचारू बनाया जाए, जिससे नकल माफियाओं का की दाल न गल सके। इसके लिए इन सारे नियमों को नियमबद्ध तरीके से और तकनीक का सहारा लेकर, क्योंकि इसमें जितने नाम आप देख रहे हैं यह सब लोग अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो उनको लेकर के एक समिति बनाई जाएगी। और सरकार जो एक संविधान संशोधन करके एक कानून ला रही संसद में, इन दोनों के माध्यम से, क्योंकि विद्यार्थी ही किसी देश किसी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। अगर सारी परीक्षाओं में इसी तरह धांधली होती रही, पेपर आउट होते रहे और जो योग्य लोग वह नहीं पहुंच पाएंगे, अयोग्य लोग पहुंच जाएंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। 2047 तक जो विकसित भारत की परिकल्पना लेकर भारत सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं यह बाधा उत्पन्न करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका गौरी कास्पारोस, बी ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, सी ऑप्शन हो जाएगा मैग्रल कार्लसन और डी ऑप्शन हो जाएगा आर्काडी डिवोस्कोविच। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? आप जब देख रहे होंगे कि महासंघ, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो कई बार आपसे परीक्षाओं में नाम इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ के अध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को बनाया गया, इससे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया, किसके स्थान पर नियुक्त हुई है? तो आर्काडी डवोस्कोविच का स्थान इन्होंने लिया है। किसने? विश्वनाथन आनंद जी ने। अब आपसे पूछा जाता है विश्व शतरंज महासंघ विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1924 को। कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 को। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। कहां पर है मित्रों इसका मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड है। इतना तथ्य आपको याद ही रखना है। एक जो उसका इतिहास से संबंधित है, किसकी नियुक्ति हुई है, किसके स्थान पर हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखते हैं। 5 बार जो विश्वनाथन आनंद है, 5 बार दिग्गज खिलाड़ी, 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। और
किसका स्थान उन्होंने लिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्कोडी इको डकोरविच का स्थान इन्होंने लिया है। शतरंज महासंघ विश्व वर्ल्ड एसोसिएशन फेडरेशन होता है इसका, FIDE। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से और टू द पॉइंट कीवर्ड, बहुत हम नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत भारी भरकम स्लाइड के माध्यम से पूरा पोथा रटा दिया जाए और जो क्वेश्चन आए उससे आप रूबरू ना हो पाए। तो हमारा प्रयास रहता है मित्रों टू द पॉइंट, 3-4 जो क्वेश्चन बनते हैं और भारी भरकम 10 फैक्ट आपको बता देने से पता चलेगा एक ही भी फैक्ट याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप क्लास अच्छे से देख रहे हैं और छोटी सी नोट्स बना लेते हैं तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन में मैं 2 ही 3 फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं मित्रों, जैसे आपको वह याद रह सके। तो देरी न करते हुए हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं। 2026 में भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो कहां क्या किया गया है मित्रों? ये उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, और यह चौथा संस्करण है, इसका दूसरा संस्करण। चौथा संस्करण है मित्रों, दूसरा संस्करण है, और कहां पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा। भारतीय ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। भारत ग्रीन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में हुआ और आयोजन भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ। अब आपको अगर भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ आ गया है तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927। कब हुई थी मित्रों? 1927। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला। इसके संस्थापक कौन है मित्रों? घनश्याम दास। कौन है मित्रों? घनश्याम दास बिरला। कौन है मित्रों? घनश्याम दास बिरला। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछ सकता है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, क्योंकि इसका जो आयोजन करवाया जाता है वह आयोजक संस्था क्या है? फिक्की। तो इसके संस्थापक कौन है? घनश्याम दास बिरला है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो इसकी थीम है, जो जुलाई 2026 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। भारत को वैश्विक हाइड्रोजन केंद्र के रूप में स्थापित करना। तभी हम जब इन सारी चीजों को की बात करेंगे और देखेंगे हाइड्रोजन से संबंधित हम अपनी आवश्यकताओं की, ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तभी हम 2027 जो विकसित भारत की कल्पना है उसे साकार कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? एक कौन सा टाइप है? टाइप 1 है। जोधपुर राजस्थान, भुवनेश्वर उड़ीसा, सी ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा, डी ऑप्शन हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड। तो आपका उत्तर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में। किसका? मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026। आजकल देख रहे हैं मधुमेह एक विश्वव्यापी आपदा बन गई है। यह कोई रोग नहीं है मित्रों, लेकिन यह ऐसा चीज है जिससे रोग को बुलाने का लक्षण है। जैसे आप चींटियां चीनी फेंक देते हैं, चींटियां बहुत सारी आ जाती हैं, उसी प्रकार अगर किसी को मधुमेह हो गया तो मान के चलिए उसके शरीर में कई रोगों का जखीरा बन जाता है और यह कई रोगों को इनवाइट करता है, जिससे आप सही तरह से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। इसी कारण से इसको लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जोधपुर में राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है और यह वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जोधपुर आ गया है मित्रों, तो इससे संबंधित 2-4 फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जोधपुर का को क्या कहा जाता है? जैसे जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। जोधपुर को क्या कहा जाता है मित्रों? सूर्य नगरी और नीला शहर। सूर्य नगरी, सूर्य नगरी और नीला शहर।
जोधपुर को का उपनाम क्या है? सूर्य नगरी और नीला शहर। जिस प्रकार से जयपुर को पिंक शहर कहा जाता है, उसी प्रकार जोधपुर को क्या कहा जाता है मित्रों? नीला शहर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, एक किला, जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। किले का नाम है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कहाँ पर है मित्रों? जोधपुर में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। और जोधपुर को किस नाम से जाता है? सूर्य नगरी और नीले शहर को के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। और यह जो सम्मेलन हुआ है, इसमें मधुमेह के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रखा जाए। तो कुछ स्लाइड के माध्यम से भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप में मधुमेह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक इसको आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जोधपुर में। उद्देश्य इसका है टाइप 1 मधुमेह की पहचान करना और इंसुलिन का समान पहुंच, आधुनिक तकनीक जिसे से तथा मानसिक स्वास्थ्य और सहायता हेतु प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन मित्रों, 2026 में ग्लोबल फाइनेंस वर्ष 2026 ने ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ष 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 किसे घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल फाइनेंस ने 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया है? ए ऑप्शन हो जाए जेपी मॉर्गन चेस अमेरिका, बी हो जाएगा बीडीएस बैंक सिंगापुर, सी हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भारत, डी हो जाएगा कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। तो आपका उत्तर हो जाएगा मित्रों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस 2026 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में घोषित किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले अब यहाँ पर स्टेट बैंक आ गया है मित्रों, तो स्टेट बैंक के बारे में कुछ जानकारी हम कर लेते हैं। जैसा कि स्टेट बैंक से पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे शुरू किया गया था मित्रों। और 1 जुलाई 1955 में 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है मित्रों? मुंबई में। आप लोग जान ही रहे होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बंबई में। कुछ आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 ग्लोबल फाइनेंस ने स्टेट बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार दूसरी बार यह प्रथम स्थान पर रहा। इसमें जो पुरस्कार दिया जाएगा उसमें कितना? 52 करोड़ से अधिक ग्राहकों को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए यह दिया गया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है स्टैंडर्ड स्पेन का है। स्टैंडर्ड कहाँ का है? स्पेन का है। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट बैंक बीडीएस बैंक सिंगापुर का है। यह दोनों फैक्ट को आप जरूर याद करके रखें, क्योंकि यह आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। 6वां क्वेश्चन 2026 में सफेद सोना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। क्या आपसे कह रहा है? सफेद सोना भारत की कपास की कहानी शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कपास की खेती के क्षेत्रफल
के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जो क्षेत्रफल बोया जाता है सबसे अधिक किस देश में बोया जाता है? क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, बी ऑप्शन हो जाएगा पहला, सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, डी ऑप्शन होगा चौथा। तो भारत का स्थान कौन सा है मित्रों? पहला। कपास क्षेत्र जो बोया जाता है विश्व लेवल पर, उसमें भारत कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर है मित्रों। लेकिन अब आपसे पूछा जा सकता है कि शीर्ष आयातक देश कौन? शीर्ष आयातक देश इसके कौन है? तो जो 5-6 प्रैक्टिस से आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको जानना ही चाहिए। आईएएस से लेकर पीसीएस से लेकर ग्रुप डी तक इससे पूछे जाते हैं प्रश्न। शीर्ष आयातक कौन कौन सा देश है मित्रों? पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर तुर्की। चीन, बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर है तुर्की। किस मामले में है? विश्व में सबसे अधिक आयात कौन करता है? चीन, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद तुर्की। पहला, दूसरा और तीसरा। और शीर्ष निर्यातक आपसे पूछ ले कौन सा देश है मित्रों? शीर्ष निर्यातक विश्व स्तर पर, शीर्ष निर्यातक में आपका हो जाएगा अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्राजील और तीसरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। लेकिन अब अगर शीर्ष निर्यातक चीन है तो शीर्ष उत्पादक कौन है मित्रों? आप खुद ही प्रश्न हमसे कर सकते हैं कि अगर शीर्ष आयातक देश और शीर्ष निर्यातक देश के बारे में आप बता रहे हैं, तो शीर्ष उत्पादक सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो शीर्ष उत्पादक देश कौन हो जाएगा मित्रों? चीन पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर मित्रों भारत। शीर्ष कपास उत्पादन में पहले नंबर पर कौन है? चीन है और दूसरे नंबर पर भारत। और उपभोक्ता, विश्व में शीर्ष उपभोक्ता मतलब जो उत्पादन करता है लेकिन सबसे अधिक उपभोग भी कौन करता है? तो शीर्ष उपभोक्ता कौन सा देश है विश्व में? शीर्ष उपभोक्ता विश्व में शीर्ष उपभोक्ता देश कौन है? तो पहले नंबर पर हो जाएगा चीन और दूसरे नंबर पर हो जाएगा भारत। अब यहाँ पर आप एक कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे, शीर्ष आयातक और शीर्ष उत्पादक देश भी यहाँ पर चीन है। तो इसका मतलब है वह सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक आयात भी करता है। इसका मतलब यह हो गया कि चीन में सबसे अधिक कॉटन की आवश्यकता पड़ती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आसानी से, अगर आप इतना सारा फैक्ट याद रखते हैं तो कहीं भी ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और इसे कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। जुलाई 2000 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सफेद सोना भारत के कपास की कहानी के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के मामले में विश्व में प्रथम स्थान। सबसे अधिक लैंड का जो उपयोग किया जाता है भारत में किया जाता है। देश के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 62% भाग वर्षा आधारित है। जितना हम कपास उत्पादते हैं, हमारी कृषि अधिकतर वर्षा आधारित होती है। अगर वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो हमारी खेती बहुत संकट में आ जाती है। जबकि सिंचाई की सुविधाएं कितने क्षेत्र पर है? 38% क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधा उत्पन्न होती है कपास में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, 7वां क्वेश्चन। 2026 में भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत एआई 2.0 से डिजिटल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? एआई 0.2 डिजिटल कार्यक्रम किसने
लॉन्च किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी बॉम्बे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली, गूगल, आईबीएम और आईआईटी दिल्ली, और डी ऑप्शन हो जाएगा नीति आयोग और आईआईटी मद्रास। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाए सातवें के माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी दिल्ली ने उन्नत एआई 2.0 डिजिटल कार्यक्रम लॉन्च किया है। किसने? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और आईआईटी बॉम्बे ने। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका क्यों इसे लॉन्च किया गया है? तो एआई कौशल, स्टार्टअप तकनीक और स्टार्टअप तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो एआई कौशल है उसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह उन्नत एआई 2.0 को लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और IIT दिल्ली ने संयुक्त रूप से उन्नत प्रगति कार्यक्रम लॉन्च किया है। उद्देश्य इसका है टियर 2 टियर 3 शहरों में जमीनी स्तर पर एआई कौशल और स्टार्टअप और तकनीक को विकास को बढ़ावा देना। यही इंपॉर्टेंट था मित्रों, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में देश में 3 अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्कों के निर्माण के लिए 3030 करोड़ के बजट के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? आपको अब यहाँ योजना का नाम पूछा जा रहा है कि अत्याधुनिक विशेष रासायनिक पार्क क्या बनाए जाएंगे मित्रों? रासायनिक पार्क बनाने जाने के लिए कितनी राशि तय की गई है? 3030 करोड़ की राशि तय की गई है। और लेकिन उस पार्क का नाम आपसे पूछ रहा है या उस योजना का नाम आपसे पूछ रहा है, उस योजना का नाम क्या? भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, भव्य रसायन योजना। बी ऑप्शन हो जाएगा पीएम रसायन विकास योजना, सी हो जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक अवसंरचना मिशन और डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल पार्क विकास योजना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भव्य रसायन योजना। इसके लिए बजट जो पेश किया गया था 26-27 का कितने साल? 5 साल का। यह आपसे पूछा जा सकता है कितने साल के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 26-27 से लेकर 30-31 तक। 2026-27 से 2030-31 2030-31 के लिए यह योजना चलाई जा रही है और यह बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। योजना की घोषणा कब की थी? केंद्रीय बजट 26-27 में की गई थी और भारत सरकार ने देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाने के लिए भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन भव्य को मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए 26-27 से लिए 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए यह लागू होगी। इसका उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। रसायन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर क्यों बनाना मित्रों? क्योंकि हम लोग 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है। तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से हम प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं। इसमें बजट कितना रखा गया है? 3030 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। कोई इंपॉर्टेंट योजना है उसकी राशि कितनी है आपसे पूछ लिया जाता है प्रश्नों में मित्रों। तो इसको अवश्य याद करके रखें कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसकी राशि है मित्रों और डेट है कितने? 5 वर्षों के लिए। और उद्देश्य तो हर समय इंपॉर्टेंट ही होता है, रसायन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 9वां क्वेश्चन, भारत के पहले त्रिसेवा तीनों सेनाओं के पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? यह नौकायन पोत है। समुद्र प्रदक्षिणा एक अभियान शुरू किया गया था, तीनों सेनाओं के महिला जो कमांडर थे उनके माध्यम से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान 4 महासागरों में इन्होंने अपनी 1 साल लगभग 1 साल से अधिक समय लगा, इन्होंने पूरी प्रदक्षिणा पूरी की है। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है उस पोत का क्या नाम है? उस
स्वदेशी पोत का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ए ऑप्शन हो गया INSB महादेई, IASB त्रिवेणी, सी ऑप्शन INSB तारणी, डी हो जाएगा INS विक्रांत। तो आपका उत्तर हो जाएगा IASB त्रिवेणी। वेरी इंपॉर्टेंट है यह आपसे पूछा जा रहा है। और कितने 9 महिला अधिकारी, इसमें कुल कितनी महिला अधिकारी शामिल थी? तो 9 महिला। अधिकारी शामिल थी। सेना मतलब इसमें तीनों सेनाओं कहा कि मित्र तीनों सेनाओं के महिला इसमें शामिल की गई थी। इसकी शुरुआत आपसे पूछा जा सकता है कितने महासागरों में यह गई? तो 4 महासागरों। यह आपसे पूछा। जो कीवर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं जो प्रश्न जिसमें पूछे जाने की संभावना है। इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2025 से की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 11 सितंबर 2025। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका अंत जुलाई 2026 में हुआ। जुलाई 2026 में। कहां से? यह पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। कहां से मित्रों? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट से नहीं, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहां है मित्रों? दिल्ली में है। इतना फैक्ट अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, घुमा फिरा के चाहे जैसे, तो आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। भारत की पहली त्रिसेवापूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रतिष्ठा की शुरुआत की। इसमें सब वही लिखा हुआ है जो हम आपको बताए हैं। 11 सितंबर 2025 से। कहां पर? इसकी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 सितंबर। इसका अंत कहां हुआ? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से जुलाई में, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन 2026 में PIB 2026 में PIB की घोषणा के अनुसार मित्रों, यहां से क्वेश्चन कुछ इधर दिख रहा है, तो आप लोग जाने 2026 की 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कौन सा शहर शामिल किया गया है? भारत का किस शहर को 45वीं यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो ए हो जाएगा आपका अजंता गुफा महाराष्ट्र, बी हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश, सी हो जाएगा महाबोधि मंदिर बिहार, डी हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी परीक्षा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में अगर दे दिया है उत्तर प्रदेश सारनाथ, तो आपको जानना होगा सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है, आप लोग जान ही रहे होंगे। यह एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसके इतिहास से संबंधित बात की जाएगी, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता, धेमक स्तूप। धेमक स्तूप कहाँ पे है मित्रों? धेमक स्तूप। धेमक स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी के पास सारनाथ में। वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ यह भी कहाँ है? सारनाथ में। और प्राचीन बौद्ध विहार, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको सारनाथ में क्या है? प्राचीन बौद्ध विहार, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 फैक्ट बार बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। आप कोई भी अंशाल उठाकर देख लीजिए परीक्षा के, वहां यह प्रश्न पूछे ही गए हैं मित्रों। और आपसे यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, अब उत्तर प्रदेश की कितनी विश्व विरासत धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो 4 है।
जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह चार, इन चारों का नाम आपको याद रखना है। 4 विश्व विरासत स्थल को उत्तर प्रदेश की जो है वह शामिल की गई है और वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर ताजमहल। ताजमहल कहां पर है? आगरा में है। इसको कब शामिल किया गया? 1983 में। 1983 वेरी इंपॉर्टेंट है। 1983 में शामिल किया गया। आगरा का किला, इसे भी किसमें शामिल किया गया था? 1983 में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 1986 इसे शामिल किया गया था 1986 में। और सारनाथ चौथा स्थल हो जाएगा आपका सारनाथ। नाथ को कब शामिल किया? 2026। इतना फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है मित्रों। अब यहाँ पर यूनेस्को आ गया है। यूनेस्को जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 नवंबर 1945। 14 नवंबर 1945। 14 नवंबर 1945 को किसकी? यूनेस्को की स्थापना की गई थी। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। यूनेस्को क्या है मित्रों? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1945 में की गई थी। इतना फैक्ट आपको याद रहना ही रहना चाहिए। और यह जो सारनाथ शामिल हुआ मित्रों, दो फैक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कौन सा है? 45वां। तो 43वां कौन है? मराठा सैन्य प्रदेश। मराठा सैन्य प्रदेश कौन सा है? 44वां। यह आपका 45वां है, लेकिन 44वां कौन है मित्रों? तो मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य आप जान ही रहोगे कहाँ का है? महाराष्ट्र। सैन्य परिदृश्य यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का। यह कौन सा स्थल है? 44वां। और 43वां कौन सा है मित्रों? कम से कम 3 जो लेटेस्ट है उसको आपको याद रखना ही चाहिए। कहाँ कौन का है? चराई देव मोईदाम। चराई देव मोईदाम यह कहाँ का है? असम। इतना फैक्ट मित्रों याद है। हम समझते हैं कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो अवश्य आप पूरा कर ले जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन में आपको कठिनाई नहीं होगी। चाहे यूपीपीसीएस बनाए, चाहे ग्रुप डी बनाए, चाहे कथन कारण में क्वेश्चन बनाया जाए, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन बनाया जाए, लेकिन आप अगर इतने फैक्ट को याद रखते हैं तो अवश्य आपका 45वां कौन है? सारनाथ उत्तर प्रदेश। लेकिन इससे पहले पहला कौन सा? 1943 में शामिल किया गया था ताजमहल। आप लोग जानते ही होंगे, प्रेम का प्रतीक है। आगरा के किला 1983 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी 1986 में। और सारनाथ अभी हाल ही में जो शामिल किया गया जुलाई में, सारनाथ का किला सारनाथ उत्तर प्रदेश है। यहाँ का जो सारनाथ से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट है धेमक स्तूप, अशोक स्तंभ और प्राचीन बौद्ध विहार। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुछ स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वाराणसी के सारनाथ को। इसको हम आपको बता चुके हैं। यह कौन सा स्थल है? 45वां स्थल है। और यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। इन सारी बातों को हम आपको बता चुके हैं। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने पहला उपदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, इसे कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ में। बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त के बाद, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी उनको? बिहार। लेकिन उन्होंने पहला उपदेश जो दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। इसको भी आपको याद करना है। और इनकी प्रमुख चीजें कहाँ का? धेमक स्तूप यह कहाँ है? सारनाथ में। अशोक स्तंभ यह भी कहाँ? सारनाथ में। अवशेष तथा प्राचीन बौद्ध विहार यह भी कहाँ पर है मित्रों? सारनाथ।
भारत में कुल 45 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, इसमें हाल ही में जुड़ा सारनाथ के बारे में आपसे बात कर ही चुके हैं। और प्रदेश चायदेव माईदान प्रमुख नाम शामिल हुए हैं मित्रों। और नवीनतम जो सूची है उसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इन सबकी चर्चा हम आपसे पहले ही कर चुके। मराठा सैन्य प्रदेश 44वां है, और चायदेव मोईदान असम का 43वां है। होयसल के पवित्र मंदिर बिल्लूर और होलीबीडू और शांति निकेतन, इनको आप जान ही रहेंगे। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। धौलावीरा यह कहाँ पर है? यह गुजरात में है। इन सबको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो यहीं तक मित्रों जो 10 क्वेश्चन थे हमने आपको पढ़ाया, और यह प्रयास किया समझाने का कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए और आत्मसात हो जाए, जिससे बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मित्रों, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। चाहे आप कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ और अपडेट चाहते हैं किस तरह से हम पढ़ाएं, उसके बारे में भी आप टिप्पणी करें, तभी हम लोग को अपने आप को आकलित कर पाएंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट अवश्य किया करें, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद, जय भारत।